अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, बात करेंगे सबसे पहले कैशलेस इकोनॉमी के हवाले से। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव है, ये कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और जितनी ज़्यादा हो सके ख़ासकर हम कहेंगे कि ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है उसको फ़रोग देना है। अब इसके लिए एक बड़ी खबर ये है कि बिजली, गैस और फ़ोन बिल्स पर डिजिटल अदायगी के लिए QR कोड जो है वो अब प्रिंट किए जाएंगे। तो ये आम नाजरीन के लिए बहुत आपके लिए गुड न्यूज़ होगी कि जैसे 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 ऑनलाइन पेमेंट्स की पेनिट्रेशन बढ़ रही है वैसे ही ऑनलाइन पेमेंट करना भी आसानी की तरफ आ रहा है। और QR कोड जब प्रिंट होंगे तो ऑफ कोर्स ये एक इजी वे हो जाएगा कि आप फटाफट उसको बस स्कैन करें और अपना जो बिल है उसको पे करें। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कितना ज़्यादा हम IT का फ़रोग अपने तमाम चीज़ों के अंदर IT की जो एक हम कह सकते हैं कि शमूलियत है वो इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके हवाले से आपको IT की ही जब बात हो रही है तो एक और न्यूज़ दें कि IT की बरामदात रिकॉर्ड सतह तक पहुंच चुकी है 3.8%, यानी कि 3.8 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। ये ज़बरदस्त न्यूज़ है। 4 अरब तक का तखमीना ऑफ कोर्स IT वाले पहले ही बता चुके थे कि हम करेंगे और अब 3.8 बिलियन डॉलर्स की जो ये न्यूज़ आई है तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही है, ख़ासकर उन IT सेक्टर के लोगों के लिए जिन्होंने काफ़ी मेहनत भी की। फ्रीलांसिंग में भी काफ़ी फ़रोग आ रहा है। पाकिस्तान का जो क्वालिटी वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है और साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है, यानी कि क्वान्टिटी ना हो क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है और पाकिस्तान ने इस चीज़ को प्रूव किया है। तो डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर हम लास्ट या बात कर चुके हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इसका जो IT का एक शमूलियत है वो है। और ख़ासकर जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनका जो रुझान है, उनका जो एक ट्रेंड है वो IT बेस्ड चीज़ों पे, IT गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली होना। खासकर जब विमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें जो विमेन कहती हैं कि हमें IT के अंदर कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ना है और वर्क फ्रॉम होम करना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो IT की जो एक एक्सपोर्ट है इसको बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव ऑफ कोर्स जो कि तमाम चीज़ों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हुए दिखाई दिए। और आपसे बात करेंगे पाकिस्तान बिजनेस फोरम के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई, एक अच्छी जो है वो डिटेल डिस्कशन हुई। रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से बात हुई कि डॉलर की जो एक हम कह सकते हैं कि जो उड़ान है उसको कंट्रोल किया जाए, रुपी की अप्रिसिएशन होनी चाहिए, रुपी को एक हम कह सकते हैं कि स्टेगनेंट पोजीशन में रखा जाए। और ख़ासकर जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, यानी कि जो हम कह सकते हैं ना कि डॉक्यूमेंटेशन है उसकी तरफ आना चाहिए, रेमिटेंसेस भी ऑफिशियली आएँ और जो पेमेंट सिस्टम है वो ऑफिशियल होना चाहिए। तो उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आज इसमें भी हम डिटेल डायसेक्ट करेंगे। रेकोडिक के हवाले से बात करेंगे। मंसूबे में ऑस्ट्रेलिया की जो एक इंटरेस्ट है वो सामने आ रहा है और ख़ासकर जो एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक अलाइन होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज ये भी हम बात करेंगे। एंड पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया माइनिंग सेक्टर के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त जो एक कोऑपरेशन है उसमें वो रजामंदी जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया का जो एक हम कह सकते हैं रिलेशन होगा, जो एक सोशली मॉरली थॉरली कोऑपरेशन होगा वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, आज ये हम तमाम चीज़ें डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, डॉक्टर जासिम अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कैशलेस इकोनॉमी के हवाले से हम बात करें। जी पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मदऊ किया। मैं थोड़ा सा ईज़ ऑफ बिज़नेस की तरफ आता हूँ। से कैशलेस इकोनॉमी में QR कोड का बिलों के ऊपर लाना एक इंडिकेटिव एक्शन है कि क्या हम किस तरह टेक्नोलॉजी को यूज़ करें आसानी से बिल की अदायगी के लिए। ऑल्दो कि इससे अलावा भी हमारे बैंकिंग ऐप्स हैं या लोग कोई इस वजह से पे नहीं करते कि कोई बड़ा कोई टेक्नोलॉजिकली डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, लेकिन इसकी इंडिकेटिव वैल्यू प्लस ईज़ ऑफ बिज़नेस प्लस ओवरऑल जो इंटीग्रेशन ऑफ द डाटा ये उसको सपोर्ट करता है। तो ये उन तमाम इक़दामात का नतीजा है कि जो हम IT ओरिएंटेड और IT रिलेटेड चीज़ों की रिफॉर्म्स ला रहे हैं। तो इससे जो लोग पहले बैंकों में लाइनें लगाते थे या कई दफ़ा मोबाइल ऐप में जाके और वो अपना कंज्यूमर कोड डालते थे और उससे उनको मुश्किल हो रही होती थी, तो अब वो अपने कैमरा में अपनी कोई भी मोबाइल ऐप से सिंपल उसका पिक्चर लें और उसका बिल सबमिट कर लें। तो काफ़ी सारा टाइम उनका बच जाएगा। ईज़ ऑफ बिज़नेस है बेसिकली। तो लेकिन इसके साथ साथ ये एक इंडिकेटिव स्टेप है कि अगर इस पे हम करते हैं तो आहिस्ता 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 दुकानों में चीज़ों पे QR कोड को फ़रोग दिया जाएगा, लोगों को फेमिलैरिटी हो जाएगी। क्योंकि हम तो 70% रूरल इकॉनमी को भी देख रहे हैं, तो 70% रूरल इकॉनमी में ज़्यादातर लोगों को तो QR कोड का पता नहीं है। तो ये एक शनासाई भी है
उन चंद ब्लॉक के अंदर फिगर्स की कि ये कैसे आपके लिए ईज ऑफ बिजनेस का बाइस बन सकते हैं। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। जहां आईटी के ऊपर इतना सारा काम हो रहा है, गवर्नमेंट ने अपनी जो एक हम कह सकते हैं एसओईज है, इसके अंदर पेमेंट सिस्टम को भी कहेंगे कि ऑफिशियल करने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को फ़रोग देने की बात हो रही है। वहीं आईटी की जो एक्सपोर्ट है उसमें 3.8 बिलियन डॉलर्स का इजाफा, यानी कि एक अच्छी जो एक अमाउंट है वहाँ तक पहुँच चुकी है। क्या कहेंगे, एक तरफ हमारे पास राइस और हमारी जो टेक्सटाइल, देन आईटी भी एक पेनिट्रेशन देखी जा रही है। बिल्कुल देखें, आईटी में जो हमने ग्रोथ देखी वो सिग्निफिकेंटली उन पॉलिसीज़ का जो स्टेट बैंक ने कुछ अडॉप्ट की, कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू प्लानिंग कमीशन और थ्रू आईटी मिनिस्ट्री के ज़रिए इनकलकेट की गई। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ये था कि जो 35% की अकाउंट प्रोपोर्शन थी डॉलर रिटेंशन की, वो थोड़ा सा 50% पे लेके गए, ताकि जो लोग आईटी का बिजनेस करें, भले वो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर हैं या फ्रीलांसर हैं, उनको कम से कम अकाउंट ओपनिंग एंड ट्रांजैक्शंस के अंदर ईज ऑफ बिजनेस मिले, कि वो इजीली काम कर सकें। बिकॉज मेजॉरिटी जो इस वक्त पाकिस्तान का आईटी का सेक्टर बरामदात में काम करे वो सर्विसेज दे रहा है बाहर, कोई सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, इसी तरह कोई प्रोग्रामिंग करके दे रहा है, या कोई बिलिंग में सपोर्ट कर रहा है। इस तरह नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी सर्विस सेक्टर में आ रही हैं। सो वो एस्पेक्ट थ्रू ईज ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़ इज़ नाउ पेइंग ऑफ इन द शेप ऑफ कि हमारी जो सालाना ग्रोथ बढ़ रही है, अगर आप उससे पीछे भी देखें तो थोड़ा ग्रोथ था पिछले साल, इस साल ज़्यादा ग्रोथ हमने देखा। तो ये वो कंड्यूसिव पॉलिसीज़ और स्टेबल इकोनॉमी की इंडिकेशंस हैं। हम क्या डबल इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस आई कैन। जिस तरह आपको याद होगा मैंने इंटरेस्ट रेट का कहा था कि सिंगल पे आएगा, और वो अभी सिंगल के करीब आ चुका है, लेकिन अभी भी देयर इज अभी बोर्ड होने वाला है स्टेट बैंक को है, जी, तो आप देख लीजिएगा ये सिंगल पे आ जाएगा। चलें जी, लेट्स सी डॉक्टर जासिम साहब, ये भी मैं कह सकता हूं कि हमारी भी करूंगी कि आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था। चलें पाकिस्तान बिजनेस फोरम के हवाले से बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से बात हुई है। तो क्या देख रहे हैं रुपी डॉलर पैरिटी, खासकर डॉलर थोड़ा सा हम देख रहे हैं फ्लक्चुएशन अपर साइड पे देखी जा रही है। क्या ये एक डॉलर को स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है इन द रीजन, या फिर हमारा रुपी जो है वो डिप्रिशिएट? देखिए, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है ना कि कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इस डॉलर की और रुपये की पैरिटी को ज़्यादातर उस पर असरअंदाज होते हैं। अच्छा। सो सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका कि जी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है लाइक यूएस, वो अपना बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना कर रहा है। सो आपको मैं ये बताता चलूँ कि वो कोई 2% से 5% पे पिछले 2 सालों में आया है। सो तो ट्रंप गवर्नमेंट ने ऑल्दो कि उसको 4 पे लाने की कोशिश की है, 4 पॉइंट सम, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट द यूएस डॉलर इन यूएस। अगला फैक्टर क्या होता है कि आपका ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिल है उसका डिफरेंस कितना है। सो पाकिस्तान का कोई 2.3 बिलियन डॉलर का डिफरेंस है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंस भी है, प्लस यूएस की अपनी पॉलिसीज भी हैं, प्लस इन एडिशन जो हमारी अफरात ज़र की ग्रोथ है वो भी इसके अंदर बड़ा फैक्टर प्ले करती है। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो इसकी कीमत को देखते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो 278 से लेके 293 से ऊपर तो ये नहीं गया, अभी भी 285, 83, 82 के ऊपर ही होवर कर रहा है। इसके अगेंस्ट आप इंडिया चले जाएं तो इंडिया की तो इकोनॉमी लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा ग्रो करी, तो उसमें भी तो डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपी जो है वो उसकी पैरिटी जो है वो कम हुई है। मींस के इंडियन डेप्रिशिएट की इंडियन रुपी 82 था साल पहले, 1.5 साल पहले, अब को 83 पॉइंट समथिंग चला गया। सो ये ऐसा नहीं है कि हम कोई हमारी हुकूमत की या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ आर वेरी कंड्यूसिव, लेकिन इसको स्टेबल रख के उसके बाद हमारी सर्टन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो डेफिसिट है, सॉरी, जब ये ब्रिज कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको इसमें सरप्लस नजर आएगा। इसकी रुपीस आपको अगेंस्ट नॉट ओनली यूएसडी बाकी करेंसी के मुताबिक के अगेंस्ट भी वो मजबूत होता हुआ आपको दिखाई देगा। इट मीन्स कि ये इसके अपने फंडामेंटल्स हैं जो स्ट्रांग हो रहे हैं। दिस इज द रीजन कि वो तमाम रीजन के अंदर ही आपको थोड़ी सी एक अपर साइड पे फ्लक्चुएशन देखी जा रही है। रेकोडिक के हवाले से ऑस्ट्रेलिया की जो एक इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान की मार्केट्स में खासकर माइनिंग सेक्टर के अंदर दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, और स्पेसिफिकली माइनिंग को वो ज़्यादा एक
फोकस्ड रख रहे हैं, इसके हवाले से बताइए कि माइनिंग के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इससे पहले हमने यूएस का भी सुना था कि वो भी आ रहे हैं इस माइनिंग सेक्टर के अंदर। तो पाकिस्तान ऑलरेडी माइनिंग के लिए अंदर गोल्ड सर्टिफिकेशन की तरफ आ चुका है, तो क्या लग रहा है माइनिंग सेक्टर हम कहाँ पे जा रहे हैं? माइनिंग सेक्टर में डेफिनेटली पोटेंशियल है। हमने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स पे आपको बताया कि जी कितना सारा पोटेंशियल बलूचिस्तान में एग्जिस्ट करता है और हमारी कितनी सारी रिसोर्सेज हैं जो अभी भी अनटैप्ड हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि व्हाई ऑस्ट्रेलियंस हैव एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट। सो नंबर वन, एक कि ऑस्ट्रेलिया में प्राइमरी सोर्स ऑफ जीडीपी जो है वो 8 to 9% वो मिनरल्स का है इन एडिशन टू हेल्थ। 60% सर्विसेज का है, लेकिन मेन प्राइमरी सोर्स जो है ना उनका माइनिंग सेक्टर बहुत डेवलप्ड है। दो तीन रीजंस हैं। एक तो उन्होंने बहुत शुरू से ही डेवलप, तो वो पाकिस्तान की मार्केट्स में क्या लेना चाहते हैं? मैं अभी बताता हूँ आपको। देखें, एक तो वो डेवलप्ड हैं, लेकिन इस नोशन ऑल्सो कि ऑस्ट्रेलिया में देयर इज अ डेवलपिंग कंट्री ऑल्सो विद इन ऑस्ट्रेलिया कि बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरा, जिसकी साइड पे जहाँ पे शोर्स हैं या समंदर के इलाके हैं वहाँ पे तो सिटीज़ डेवलप्ड हैं। ऐसे ऐसे आप अंदर जाते जाएं तो वहाँ पे मजीद डेवलपमेंट की अभी भी गुंजाइश है। तो उनको तो ग्रोथ चाहिए, ऐसा नहीं है। आई मीन उनको तो अपनी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ के अंदर ये एक इंतहाई फोकस है। क्वेश्चन ये उठता है कि वाई दे हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। नंबर वन, इमर्जिंग स्टेबिलिटी ऑफ इकॉनमी एंड सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है जो बेहतर हो रही है पिछले चंद सालों में। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। सेकेंडली, वहाँ आके जो इन्वेस्ट करेंगे तो नेचुरली वो उसकी कुछ रेवेन्यू पाकिस्तान से ज़ाहिर है, इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग तो दे मस्ट बी एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न आउट ऑफ इट। सो वो उसका कुछ ना कुछ रिटर्न का पोर्शन हमें अपनी कंट्री में भी लेके जाएंगे, क्योंकि उनको इस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी टेक्नोलॉजी नहीं होंगे ना जो हमारे पास वी हैव वैरायटी ऑफ मिनरल्स हियर। यस, 78 अबव मिनरल्स आर एक्सपेक्टेड। अभी तो मजीद का भी और टेक उनका ऑलरेडी एडवांस है। ह्यूमन कैपिटल ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं इस माइनिंग में। उनके नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट से शुरू होते हैं और मास्टर तक जाते हैं, जो माइनिंग को फोकस करते हैं। सो बड़ा हाईली रिटर्न है इसका। जब कोई भी लोग ऑक्यूपेशन चूज कर रहे होते हैं तो माइनिंग में वो बड़ा उसको प्रमोट करते हैं थ्रू वेरियस इंक्लूडिंग इमिग्रेशन स्टेप्स। सो उस एंगल को उन्होंने सामने रखते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट की बेहतर सिचुएशन को देखते हुए दे हैव प्लान्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन दिस कंट्री, जिसका रिटर्न वो नंबर ऑफ अदर मिनरल्स में लेके जाएंगे। प्लस जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज कर रही है वो है इसका टेक्नोलॉजी शिफ्ट का। आई मीन हम सिर्फ अपना मिनरल ही ना बेचें बल्कि हम एक टेक्नोलॉजी को भी शिफ्ट करवाएं कि हमारे लोग भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इस टैक्स शिफ्ट से या इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हाउ ऑस्ट्रेलिया विल बेनिफिट, हमारे लोगों को भी फायदा हो। तो इसलिए सबसे ज़्यादा फायदा बलूचिस्तान के लोगों को होगा उनके ह्यूमन कैपिटल बिल्डिंग में, उनकी अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उनकी स्किल बढ़ेंगे, उनकी अपनी इंडस्ट्री डेवलप होगी, उनके अपने जो है ना रिसोर्सेज बेहतर होंगे। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है जो जिसमें काम जारी है। अच्छा, आपने ये माइनिंग का जिक्र किया है। ऑस्ट्रेलिया रेकोडिक में इंटरेस्ट ले रहा है, अगर हम यूएस की बात करें वो रेकोडिक में इंटरेस्ट ले रहा है, हमारे पास अपने जो लोकल्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं। फिर ये जो एक इसका फ़ायदा या प्रॉफिट्स होंगे वो गवर्नमेंट और बलूचिस्तान प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों को ही जाएंगे। अब हमारे पास जो एक अब आने वाले दिनों में जो सवाल होता है वो ये कि जो हमारे अपने यंगस्टर्स हैं उनका क्या रुझान है, उनको भी तो इधर की तरफ लाना है। आपने बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का जिक्र किया, लेकिन ये टेक्निकल शिफ्ट कब होगा और इसमें कितना टाइम लगेगा? देखिए, हाल ही में पिछले दिनों भी एक टेफ्टा की जानिब से टेक्नोलॉजी की कुछ डिपार्टमेंट्स ने, मिनिस्ट्रीज़ ने मिल के एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके अंदर उन्होंने इनकरेज किया स्टूडेंट्स को कि वो स्किल्स जो बेसिकली आपको हुनर सिखाती हैं उसके ऊपर उन्होंने इनरोलमेंट का आगाज़ तो ऑलरेडी कर दिया है। पिछले साल से भी पहले जिस टाइम उड़ान पाकिस्तान और 5E फ्रेमवर्क बढ़ रहा था उसमें भी ह्यूमन कैपिटल का एक बड़ा चैप्टर था कि हमने स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स पैदा करना है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस नर्चरिंग सेंटर्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन यूनिवर्सिटीज़, इसी तरह जो लोअर ग्राउंड पे ये टेफ्टा है टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, इसी तरह स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, इसी तरह इंटर्नशिप प्रोग्राम, ऐसे कोई ऑलमोस्ट 8 से 10 इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर ह्यूमन कैपिटल बिल्डिंग उन इंडस्ट्रीज़ में जो पाकिस्तान की ज़रूरत है। मसलन इस वक्त माइनिंग ज़रूरत है, ब्लू इकॉनमी में हमें ज़रूरत है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़रूरत है, आईटी की मैन्युफैक्चरिंग में ज़रूरत है, हेल्थ इंडस्ट्री में, बायोटेक इंडस्ट्री में हमें ज़रूरत है। सो बायोटेक्नोलॉजी जैसे, मिनरल जैसे, ये वो चंद शोबे हैं जिसमें दुनिया भर में मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है बड़े मुल्क इन्हीं से कमा रहे होते हैं।
फिर कुछ कंपोनेंट जैसे जापान है वो Right. सर्विसेज से ले रहा है, सर्विसेज 70-80% सर्विसेज से ले रहा है, लेकिन हमारी सर्विसेज जब उस क्वालिटी की होंगी तो जो फिर हम ह्यूमन कैपिटल को बाहर भी भेज बाहर भी सकेंगे। भेज सकते हैं, थ्रू रेमिटेंसेस हम अर्न कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए एक्रेडिटेशन और वो क्वालिटी चाहिए कि वो दूसरे मुल्कों की क्वालिटी और हमारी एट पार जब आ जाए, तो उस पे एक्रेडिटेशन प्रोसेस भी बड़ी तेजी से जारी है। तो ये तो हमारे बलूचिस्तान के लिए तो स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी हैं। मैं बल्कि एहसन इकबाल साहब का हमेशा नाम लेता हूँ कि उन्होंने तो इक्विटी और इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा प्रमोट किया कि वो इलाके, वो ज़िले जो ज़्यादा बैकवर्ड हैं उन्हें हम और ज़्यादा सपोर्ट करें, स्पेशली बलूचिस्तान के चंद ज़िले। राइट, बिल्कुल सही फरमाया आपने। डॉक्टर साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ख़ासकर आपने इंटरेस्ट रेट का जिक्र किया, तो पूछना चाहती हूँ कि 2 दिन बाद ही अनाउंसमेंट है, आपने कहा सिंगल डिजिट तक आ जाएगा, तो क्या फ़ायदा होगा? ख़ासकर अभी जो एक एनवायरनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, बिजनेसेस को प्रमोट करना, अभी हमारे मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं उनको ज़रा प्रॉपर वे में आगे लेके जाना, जिस तरीके से टारगेट सेट किए जा रहे हैं उन टारगेट्स को अचीव करना, तो क्या लग रहा है आपको? देखें, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है ना कि जी कोई बैंक में पैसा क्यों रखता है? एक तो पैसिव इनकम, जब बैंक से अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हो तो इसी वजह से लोगों ने पैसा वहां इसलिए रखा। रखते हैं। तो या कोई पेंशन वाले लोग होते हैं जो ऑलरेडी रिटायर्ड लाइफ में आ जी, चुके जी, होते जी, हैं, जी। तो जिनकी ऑब्वियसली इतनी एफर्ट्स नहीं कर पाते। तो अब जब आपके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं और अदर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर ली जाती है जिसमें आप अपना पैसा इससे निकाल के बैंकों में उन सेक्टर्स में जिनमें आप ज़्यादा ग्रोथ देखते हैं जी। आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल बायोटेक में लोग इन्वेस्ट करेंगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएंगे, कुछ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज में लाएंगे, कुछ और ह्यूमन कैपिटल बिल्डिंग के इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। तो ये पैसा फिर नेचुरली ग्रेजुअली मूव करता है टूवर्ड्स द लोअर साइड। तो उससे क्या होता है, आपकी अफरात ज़र बढ़ती है, लोगों को रोजगार के जो मौके हैं ना वो ज्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं। और यही एक फिनोमेना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए तो इकोनॉमी तरक्की करेगी। उसका फिर फायदा क्या होता है कि लोगों की बाइंग पावर बढ़ जाती है। जब बाइंग पावर बढ़ती है तो यही अफरात ज़र के वेरियस फैक्टर्स हैं जिससे फिर ब्रॉड इकोनॉमी जो है ना आपकी जीडीपी और पर कैपिटा इनकम वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये उसी डायरेक्शन के इकदाम हैं जी। चलें जी, मजीद भी बात करेंगे। 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं आज की में। लेट्स हैव अ लुक जी। सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,39,207.28 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 1,40,149.23। लोअर वॉज 1,39,195.84 एंड फाइनली क्लोजर 1,39,380.05। आप देख सकते हैं मंडे का दिन है, 172.77 का इजाफा आज के दिन देखा गया। एक सस्टेनेबल और एक कंसोलिडेटेड मार्केट दिखाई दे रही है। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर जासिम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और अपने वक्त निकाला। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं खासकर शुगर मिल्स के गैर मामूली मुनाफे पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है। खासकर ये जो आपको याद होगा बैंक्स के ऊपर भी विंड प्रॉफिट लगा था और प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगा था, तो यहाँ पर यकीनन ये जो इनका एक गैर मामूली प्रॉफिट है इसके ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही है और इस तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। यकीनन इसमें जो भी एक इम्प्लीमेंटेशन होगी वो आपसे हम शेयर भी करेंगे। खासकर अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो एक्स्ट्रा टैक्स भी गवर्नमेंट की जानिब से जो एक लिया जाना बनता है, और साथ साथ इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने देख ली हैं, स्ट्रैटेजी बना ली है। आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम गवादर के हवाले से बात करेंगे। माइनिंग सेक्टर के अंदर, मिनरल्स के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो गवादर के एक एरिया में मौजूद हैं और इस प्रेमिसेस के अंदर बहुत सारी हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं। तो आज हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि गवादर के मादी वसाइल से भरपूर इस्तिफादा हासिल कैसे किया जाए। एहसन इकबाल साहब का कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि गवादर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी डेवलपमेंट पे, प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। टूरिज्म के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डीप सी पोर्ट है, बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारी ऐसी भी गवादर के अंदर जो एक सीनिक व्यूज़ हैं जो टूरिज्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग दे सकती हैं। तो आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। साथ साथ गवर्नमेंट ने 2029 तक GDP की शरह नमू बढ़ाने का फैसला किया है। तकरीबन 40 अहदाफ हैं जो मुकर्रर कर लिए गए हैं। खासकर ये 40 अहदाफ कौन कौन से होंगे, जिसमें बिजनेसेस को बढ़ाना, खास
खासकर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को फ़रोग देना, जिससे एक प्रॉपर वे में जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, सबसे ज़्यादा एक बल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, आईटी सेक्टर के हवाले से काम करना, और साथ साथ हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ आदाफ मुकर्रर किए हैं, आज इसके हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं सुफियान आडिया साहब, आप हैं फॉर्मर चेयरमैन एसआर आबाद के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो सुफियान साहब। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने जीडीपी ग्रोथ के जो अहदाफ सेट किए हैं उसमें तकरीबन 40 अहदाफ हैं, और ख़ासकर 2029 तक जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना है, और इसको बढ़ाने के लिए बिजनेसेस, खासकर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, हाउसिंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो, और कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात करना, तो क्या कहेंगे? जो गवर्नमेंट ने अभी जो प्लान आउट कर रहे हैं चीजें, उसके अंदर काफी इस साल भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी को अबॉलिश किया गया है ताकि वो रियल एस्टेट को फरोग दिया जाए। जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है पिछले हम कुछ टाइम से देख रहे हैं कि एक फर्दर नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। अभी उसमें बेहतरी के चांसेस नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी फर्दर इंटरेस्ट रेट को डाउन करने की बातें की जा रही हैं, आबाद की इसमें एक और गुजारिशात ये है कि जो अभी भी कुछ टैक्सेशन के अंदर इस तरीके की पॉलिसी बना दी जाए कि फर्दर इन्वेस्टर्स को इसके अंदर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट नजर आए, कि वो अगर उसके अंदर कोई फर्स्ट कम बायर जो है, अगर किसी को पहला घर लेना है, एटलीस्ट उसके लिए कोई ना कोई रिलैक्सेशन दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके ऊपर पॉलिसी बनाई जा रही थी। अब वो फाइनल फ्रेमवर्क में आती ही नहीं आती, क्योंकि इसमें फर्स्ट बायर को नो क्वेश्चन आस्क हम लेके जा रहे थे कि अप टू 50 मिलियन रुपीस तक उसको कोई सवालात ना किए जाएं, ताकि लोगों के पास अभी पिछले हम कई टाइम से देख रहे हैं कि कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आई। उस वजह से अभी एफबीआर ने अपने प्राइसेस को बहुत ज्यादा एस्केलेट किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है अपनी प्राइसेस को, जो कि रियल मार्केट वैल्यू पे तकरीबन आ चुकी है। पिछले कोई ये 10 साल से एक प्रोसेस चल रहा है। तो गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर कोई नजरसानी करे तो उसके अंदर काफी हम समझते हैं कि काम हो सकता है। और ये जो गवर्नमेंट ने जो प्लान किया, ये बहुत बेहतर इकदाम है कि जो रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से एटलीस्ट जो बिल्ट अप प्रॉपर्टीज है, वो इन्वेस्टमेंट जो फ्रूटफुल नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट हम समझते हैं कि जो एक प्लॉट के अंदर की जाती है, वो एक डेड इन्वेस्टमेंट है। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट जरूर पायदार है जो कि कंस्ट्रक्शन में हो। अगर उसे कोई तामीरात के शोबे को मिले तो 70 से ज्यादा अलाइड इंडस्ट्रीज जो है वो एक साथ बिजनेस में आ जाती हैं, जिसके अंदर स्टील है, सीमेंट है, आपका एल्यूमिनियम है, वुड इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, टाइल इंडस्ट्री है। इस तरीके से बेताशा इंडस्ट्रीज हैं। प्लस साथ साथ एक लेबर, जो स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर की भी बहुत ज्यादा उसमें खपत है, रिक्वायरमेंट है। एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज्यादा लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री है वो रियल कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी अभी हम देख रहे हैं कि जो बिल्डर्स को ज्यादातर जो मुश्किलात आ रही हैं, उनके पास डेवलपमेंट करने की चीजें तो मौके तो बहुत मौजूद हैं, मगर उसमें इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं आ रही। उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्टमेंट हम की चाहेंगे एक्सपेक्टेशन कि सुफियान गवर्नमेंट कहाँ उसके से लिए है कोई ऐसी आपको, कि कहाँ से रिलैक्सेशन। एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, जो एक आम आदमी है ना, उसी की इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी की इन्वेस्टमेंट आती है। अब वो इन्वेस्टमेंट पैसे तो उसके पास हैं, बट एफबीआर की कोई रेगुलेशन इस तरीके से है कि वो इनकरेज नहीं कर रहा। जिस तरीके से आईएमएफ की भी कंडीशन है कि जो नॉन फाइलर है उसको इनकरेज ना किया जाए। हम ये कहते हैं कि आप उसको, नॉन फाइलर को इनकरेज करें, उसको कर दें और उसको फाइलर बना दें। जिस तरीके से अगर हम देखा जाता है कि बाहर के ममालिक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लेकर आता है ना, उसको वेलकम किया जाता है, उससे पैसे तो ले लिए जाते हैं, उसके बाद उसको टैक्स नेट में लाके उसकी वैल्यूएशन को आप टैक्सेशन भी कर दे। आप, वो कहता है मुझे टैक्स भी कर दो, बट अभी उसके पास बुक्स में वाइट पैसे ही नहीं, कैपिटल ही नहीं है। क्योंकि उसने जो भी बिजनेस किया ना, वो घर के 5 अफराद 6 अफराद ने मिलकर बिजनेस किया, जिसके अंदर किसी ने, को बच्चे ने किसी उसकी बहन ने को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है, किसी ने कोई कपड़े की सिलाई का काम किया। इस तरह कर करके उनने अपने पैसों को जमा किया हुआ है। और ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। कोई घर के 4 5 अफराद मिलकर कोई अपना घर खरीदते हैं, उसके अंदर भी
50% के करीब जो है वो हाउस बिल्डिंग से तो लोन आप लेने समझते जाएंगे, हैं जो तो अगेन फर्स्ट वो हाउस उसमें जाता होना है तो उसको। चाहिए, जो पहला घर खरीदना चाहिए, उसके ऊपर कुछ एक लेवरेज या उसके ऊपर कंसेशन और उसको बुक्स में वाइट मनी करके, या फिर आप समझते हैं कि ये जो एक आबाद की तरफ से प्रपोजल है कि किसी तरीके से पहले घर के ऊपर जी, जो है वो किसी कोई इंडल्जमेंट होनी चाहिए, और साथ साथ नॉर्मली बिल्कुल होने एक इसको फरोग देना चाहिए ताकि इस तरीके से ये जो फाइलर्स हैं, नॉन फाइलर्स हैं, वो फाइलर बनने में जो है उनको मदद हो। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी जोर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जितना खासकर सीमेंट की भी अगर हम बात करें कि ये भी एक प्रोडक्शन पाकिस्तान में ज़बरदस्त होती है, बल्कि एक्सपोर्ट भी होती है, तो क्या समझते हैं आप कितना जी, ज़्यादा इसके ऊपर जी। कितनी मददगार साबित हो सकती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग, और जीडीपी ग्रोथ में इसका कितना पोर्शन है? देखिए, जो जीडीपी का जहाँ तक पोर्शन की आप बात करती हैं, तो एक वो हम ये समझते हैं कि तकरीबन जीडीपी का तकरीबन 30% के करीब जो है वो रियल एस्टेट की इंडस्ट्रीज जो है, अलाइड इंडस्ट्रीज, वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं। जिसके अंदर अगर जी। आप देखेंगी तो दो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसके अंदर स्टील, सीमेंट एंड टाइल, ये तीन इंडस्ट्रीज आ गई हैं। जिस तरीके से टाइल की बहुत बड़ी पैदावार अब पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल सारा अवेलेबल है। पहले ये सारा माल इंपोर्ट किया जाता था। अब इंपोर्ट की ड्यूटीज इतनी है, जिस तरीके से हम पहले इंपोर्टेड टाइल जो कि 2,000 रुपये मीटर में इंपोर्ट होती थी, वो आज 5,000 रुपये मीटर पे हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे ड्यूटीज बहुत ज्यादा एनहांस करती है। बट अब जब लोकल इंडस्ट्री इतनी लग गई है गुजरावाला के अंदर, जिसके अंदर काफी अच्छी टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर बन रही है, उसकी बहुत बड़ी पैदावार है। इसी तरीके से ग्लास के अंदर भी लोगों ने अभी नई इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दी हैं। तो वो जो ग्लास अच्छा। इंपोर्ट होता था, वो लोकली मार्केट में दस्तयाब है, बल्कि चाइना से ज्यादा बेहतर और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस अवेलेबल है। हम ये चाहेंगे कि वाओ। उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए उनको रिक्वायरमेंट की जरूरत है ना, उनसे खरीदार मौजूद नहीं है। वो खरीदार जनरेट होता है पहले तो, जो बिल्डर से माल खरीदने आएगा, जो घर खरीदने आएगा, वो बिल्डर को पैसे देगा। वो जैसे बिल्डर के पास पैसे आएंगे, उससे वो उसकी तामीरात शुरू करता है। बिल्डर क्या करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट से घर तो खरीद लेता है, मगर जो कंस्ट्रक्शन की जाती है वो एडवांसेस से की जाती है। एडवांसेस आते हैं जो बुकिंग्स होती हैं, बुकिंग के अंदर उनका 4 साल 5 साल का एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान बनता है। उन पेमेंट प्लान से पहले वो सरिया खरीदा जाता है, सीमेंट खरीदा जाता है, जिससे कि उसका स्ट्रक्चर तामीर हो रहा होता है। अच्छा सुफियान साहब, हम देख उसके रहे हैं बाद गवर्नमेंट के जैसे ही टाइमली फिनिशिंग का आता डिसीजन है तो काफ़ी हेल्प आउट कर रहे हैं, बजट के अंदर भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को फ़रोग देना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मोटिवेट करना, खासकर इसीलिए था कि किसी न किसी तरीके से जीडीपी ग्रोथ और हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो एक बाइस बने। साथ साथ हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात ही कर रहे हैं, खुशहाली की हम बात ही कर रहे हैं, तो इकॉनमी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब बेहतरी की तरफ आ रही हैं। खासकर अगर हम बात करें इन्फ्लेशन का कम होना, इंटरेस्ट रेट का भी कम होने का आपने जिक्र किया कि अभी मजीद 30th को दोबारा जी। एमपीसी मीटिंग है, तो यकीनन इसमें भी जो है वो होगा। तो आप समझते हैं कि वो एरियाज जहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दे रही है, खासकर लेट से अगर हम गवादर की बात करें, तो यहाँ भी कुछ बूस्ट अप किया जा रहा है कि किसी ना किसी जी। तरीके से एक्टिविटीज़ को जनरेट किया जाए, तो आप क्या कहेंगे कितना ज़्यादा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हेल्पफुल हैं और आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा और मजीद मोटिवेशन की ज़रूरत है? मुताशा, मैं इसमें कहूंगा जो गवादर है ना, वो तो नो ब्रेनर है। गवादर में सिर्फ गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा इंश्योर करना है, उसकी सिक्योरिटी है। लोग अगर वहाँ सिक्योरिटी है, तो मैंने जो रियल एस्टेट के अंदर बिजनेस वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में वहाँ मुझे नजर आता है, वो दुबई को, पूरे पाकिस्तान को, पूरे गल्फ को, मिडल ईस्ट को बीट कर सकता है। गवादर में इतना पोटेंशियल है और फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। गवादर वो वाहिद जगह है जहाँ पूरे पाकिस्तान भर से लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और आज भी वो करने को तैयार हैं। अगर वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की एक्टिविटी, कोई पॉलिसीज, कोई तिजारत, कोई पोर्ट के हवाले से चीजें बेहतर हो और लॉलेस आ जाए, अगर लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे सही है, तो लोग वहाँ पे कंफर्टेबल हैं वहाँ बिजनेस करने में, और उसमें बहुत बड़ा जीडीपी का ग्रोथ वहां से नजर आएगा, क्योंकि वहां पे फॉरेन इन्फ्लक्स मुझे नजर आता है कि बहुत ज्यादा होगा। सेकेंडली, अगर ये गवर्नमेंट ने अपने इकदाम पे जिस तरीके से रात दिन कोशिश कर रही है, सबसे अच्छा इकदाम तो ये है, पिछले हम कुछ टाइम से 2 साल से देख रहे हैं, जिस तरह से डॉलर को मुस्तहकम किया हुआ है, उसकी वजह से जो पहले जो हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को देख रहे थे, वो बड़ा शाये हो गए थे, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं थे। अब उनको आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी वापस आ रही है। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबलाइज होने जा रही है,
और जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफी बेहतर आ रहे हैं। जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज ने परफॉर्मेंस करी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जितनी स्पीड से अपना इंटरेस्ट रेट को कट डाउन किया, जिस तरीके से इन्फ्लेशन कट डाउन हुआ, तो ये सिर्फ अब जीडीपी की ग्रोथ की बात है। वो कॉन्फिडेंस तो इन्वेस्टर्स सुफियान, का क्या नहीं आ पा आप रहा एक्सपेक्ट कर रहे अनफॉर्चुनेटली। हैं उसकी क्या इंटरेस्ट वजूहत है? रेट के हवाले से? आपको लगता है कि अब जो पॉलिसी मीटिंग होगी इसके अंदर इंटरेस्ट रेट कितना कट ऑफ होगा? आपको लगता है कि एक अच्छा अमाउंट जो है, यानी अच्छे बिप्स जो है वो हम देखेंगे, अच्छे बेसिस पॉइंट्स? देखें, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो तो 5 to 6% की डिमांड भी कर रही है, कुछ लोग 2% की भी डिमांड कर रहे हैं कि उसको रिड्यूस किया जाए। और जितना ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट रिड्यूस करेगी ना, उतना पॉजिटिव नोट आएगा मार्केट के अंदर। और पैसे जो अभी भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हैं, जिस तरीके से आप प्रॉफिट्स देख रही होंगी, बैंक सेक्टर का बहुत हायर साइड पे आ रहा राइट, जी जी है। जी उसकी जी। वजह यही है कि उनके पास पैसे इतने पड़े हुए। अगर ये पैसे मार्केट में बिजनेसेस में आने शुरू हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स में होगी, तो उससे जॉब, एम्प्लॉयमेंट और हर चीजें, बिजनेस एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। प्लस एफबीआर को टैक्सेशन मल्टीपल डायरेक्शन से मिलना शुरू हो जाएगी। अभी भी हम देख रहे हैं जो एक राइट। इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, वो नहीं आ पा रही। उसकी वजह यही है कि अभी भी लोग कह रहे हैं कि 8-9% भी अगर हमें प्रॉफिट मिलता है ना बैंक से, तो वो सस्टेनेबल है। क्योंकि दूसरी बिजनेसेस में वो मनी मूव ही नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही, वो रिटर्न ही नहीं आना। वो उनको इस वक्त बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हैं, क्योंकि उनको वो सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा कंसर्न है। राइट, तो यकीनन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हेल्प आउट करेंगे और आने वाले दिनों में बिजनेसेस को फरोग देने के लिए मजीद इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। सुफियान आडिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक काफी यू। एनालिसिस, कमोडिटीज अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में कमोडिटीज रेट्स क्या मौजूद हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस सबसे पहले आपको बताएंगे। लोकल मार्केट के अंदर ये रेट हैं 3,53,956 रुपीज़ आज के गोल्ड पर तोला के रेट्स हैं। जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 3,03,783 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड पर आउंस $3,336.36। इंटरनेशनली रेट भी आप देख रहे हैं थोड़े से अपग्रेडेशन की तरफ, यानी कि एक अपर डायरेक्शन देखी जा रही है। ऑयल WTI पर बैरल $65.88, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $69.18 आज के जो है वो रेट्स देखे गए। जबकि हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 333.1, सेलिंग वाज 333.69। नेक्स्टली यूके पाउंड बाइंग रही 380.94, सेलिंग वाज 381.61। यूएस डॉलर बाइंग रही 283.35, सेलिंग वाज 283.85। एंड लास्टली चाइनीज युआन बाइंग रही 39.53, सेलिंग वाज 39.6। जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या रेट्स हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 75.53, सेलिंग वाज 75.67। यूएई दिरहम बाइंग एट 77.15, सेलिंग वाज 77.28। कतरी रियाल बाइंग रही 77.63, सेलिंग वाज 77.7। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 928.35, सेलिंग वाज 929.98। सऊदी रियाल, यूएई दिरहम एंड कतरी रियाल, ये तीनों के रेट्स जो है वो तकरीबन मोर और लेस एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आज की आपने डिटेल डिस्कशन देखी इकॉनमी इन फोकस में, साथ साथ इकॉनमी के जो अपडेट्स हैं वो भी आपको बताए गए, और ओवरऑल जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से आईटी के हवाले से लिए गए उसके पर्क्स आज हमने देखे कि $3.8 बिलियन तक हमारी एक्सपोर्ट्स पहुँच चुकी है, और ये अभी स्टार्टिंग है। नेक्स्ट ईयर के लिए मजीद टारगेट्स मौजूद हैं। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।